हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन अभ्यास का आज 7वां दिन है और आज भी हम यूपीएससी के ही क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। ये IAS 2016 की मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को समझते हैं, उसकी डिमांड को समझते हैं और आंसर लिखने का, आंसर फ्रेम करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न आपके सामने है, प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द से जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। पहला पार्ट क्या है कि प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द से जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा करनी है। क्या वर्तमान परिस्थितियों में इनका बचाव किया जा सकता है? तो यहां पे आप लोग जब प्रस्तावना को पढ़ते हो तो प्रस्तावना की पहली ही लाइन क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो गणराज्य के कौन कौन से विशेषण हैं? तो 4 विशेषण हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है। तो हमें इन विशेषणों को बताना है और साथ ही इन विशेषणों के प्राप्ति की क्या क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं देश के सामने, और क्या इन चुनौतियों के संदर्भ में यानी वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में इनका बचाव किया जा सकता है, किया जा रहा है, या फिर बड़ी चुनौतियां हैं कि इनका बचाव हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। मेन मुद्दा यही है। यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले भूमिका में हमें प्रस्तावना और इसका जो गणतंत्र है, प्रस्तावना में गणतंत्र के जो विशेषण हैं उनकी बात करनी पड़ेगी। फिर हमें एक एक विशेषण का जिक्र करते हुए, यानी उसको व्याख्यायित, हम ये कह सकते हैं, एक एक विशेषण को व्याख्यायित करते हुए चुनौतियां बता देनी है कि भाई क्या क्या चुनौतियां हैं इनके संदर्भ में, और साथ ही हम क्या क्या प्रयास कर रहे हैं ये बताएंगे। और फाइनली हमें निष्कर्ष में ये बताना पड़ेगा कि देखो भाई, चुनौतियां तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन चुनौतियों का समाधान भी किया जा रहा है ना। इन चुनौतियों का समाधान भी किया जा रहा है और निश्चित तौर पे हम इन विशेषणों का बचाव करने का सक्रिय प्रयास कर रहे हैं, और हमें सक्रिय प्रयास करना भी चाहिए इन विशेषणों के बचाव का, क्योंकि ये विशेषण कहीं ना कहीं संविधान का दर्शन है, संविधान की आत्मा है। तो इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट होगा। बात समझ में आई? तो सबसे पहले यदि हम बात भूमिका की करें तो सीधे तौर पे हम बताएंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना राष्ट्र के मार्गदर्शक प्रकाश के तौर पे काम करती है, जो इसके मूलभूत सिद्धांतों और मूल्यों को निर्धारित करती है। प्रस्तावना के बारे में हमें पता ही है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का मार्गदर्शक है। ये हमारे संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और मूल्यों को निर्धारित करने का काम करती है। साथ ही इन सिद्धांतों में फिर वही भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है, जो देश के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने की प्रमुख विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। यानी ये जो विशेषण है, यानी गणतंत्र के साथ ये जो 4 विशेषण हैं, ये हमारे संस्थापकों की आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। यानी जो हमारे संविधान निर्माता थे उनकी क्या आकांक्षाएं थी, वो कैसा भारत बनाना चाहते थे, ये चारों विशेषण उनकी आकांक्षाओं को दर्शाते हैं और भारत के विकास और प्रगति का मार्गदर्शन करना जारी रखते हैं। यानी ये विशेषण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यदि हम भारतीय संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों की बात करें तो ये हो गई भूमिका, बिल्कुल टू द पॉइंट भूमिका लिखी। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना कई बच्चे क्या करेंगे, पूरी प्रस्तावना को व्याख्यायित कराएंगे। समाज, ये जो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाई उनकी बात नहीं पूछी जा रही है यहां पे। इसलिए जितना पूछा जाए उतना आंसर बताना होता है। क्वेश्चन की डिमांड को समझना बहुत जरूरी होता है। यहां पे गणतंत्र से जुड़े विशेषणों को पूछा जा रहा है ना, और इन विशेषणों की वर्तमान चुनौतियों में या वर्तमान परिस्थितियों में क्या इन विशेषणों का बचाव हम कर पा रहे हैं। क्वेश्चन बस यहां तक सीमित है। तो इस क्वेश्चन में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, या जो आपका
ज्यादा ज्ञान है उसको उड़ेलने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो भूमिका के बाद हम सीधा आ जाएंगे कि भाई गणतंत्र से जुड़े हुए विशेषण निम्न हैं और वर्तमान परिस्थितियों में उनका बचाव निम्न तरीके, यानी एक एक करके हम इनको व्याख्यायित कर देंगे। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो यहां पे हम बताएंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है वो देश जो अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के साथ साथ अपने बाह्य मामलों में भी पूर्ण स्वतंत्रता से निर्णय लेता है ना। प्रत्येक मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ बता दिया। और यहां पे बताएंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या परिस्थितियां हैं भाई, तो वर्तमान परिस्थितियों में पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद और अंतरराष्ट्रीय संधियों में भागीदारी जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत अपनी संप्रभुता बनाए रखने में लगा हुआ है। यानी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं इन परिस्थितियों में भारत अपनी संप्रभुता का जो संरक्षण है वो करने में सफल होता हुआ हमें दिख रहा है। एग्जाम्पल बता देंगे भाई, 2017 में चीन के साथ डोकलाम गतिरोध पर भारत की मजबूत प्रतिक्रिया क्या थी। वो प्रतिक्रिया अपनी संप्रभुता के संरक्षण करने के लिए भारत ने मजबूत प्रतिक्रिया दी। और साथ ही यदि हम आंतरिक मामलों की बात करें तो 2019 में धारा 370 को निरस्त करना उसकी संप्रभुता पर जोर देने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। तो हमने पहला विशेषण बता दिया और जो क्वेश्चन की डिमांड को समझिए, पहला विशेषण बता दिया और यह बता दिया वर्तमान परिस्थितियों में हमने इस विशेषण का बचाव कैसे किया। यानी सबसे पहले हमने बता दिया कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें हमने संप्रभुता के विशेषण का बचाव कैसे किया। बात खत्म। दूसरा विशेषण क्या है, समाजवादी। तो सबसे पहले हम बता देंगे कि समाजवादी शब्द मूल संविधान में नहीं था, 42वें संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। और समाजवाद का अर्थ ही है कि सामाजिक न्याय, असमानताओं को कम करने और अपने नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता को ये बताता है समाजवादी शब्द। तो ऐसे में हमने समाजवाद की व्याख्या भी कर दी कि भाई सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है, न्याय को बढ़ावा देना है, असमानताओं को कम करना है, कल्याणकारी जो राज्य की अवधारणा है उसको चरितार्थ करना है। तो ये सारे समाजवाद के लक्षण हैं। उसके बाद हम कुछ चुनौतियां बता देंगे कि भाई वर्तमान में विशेष तौर पे 1991 की एलपीजी अवधारणा के बाद जो आय की असमानताएं बढ़ी हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, शिक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी सुविधाओं तक जो पहुंच की कमी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं जो इस दिशा में निरंतर प्रयास की आवश्यकता को दिखाती हैं। तो हमने दिखा दिया कि भाई चुनौतियां भी हैं, ये समाजवाद की अवधारणा कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई दिख रही है। इसमें आप दुनिया भर के एग्जाम्पल लिख सकते हो। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि भाई वर्तमान में जो निजीकरण की अवधारणा है, विनिवेश हो रहा है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, बेरोजगारी की बढ़ती दर है, आय असमानताएं हैं, मात्र 1% लोगों के पास जो है 40% जो संपत्ति है वो केंद्रित है। तो ऐसे में समाजवादी जो अवधारणा है वो एक चुनौती बनी हुई है उसके लक्ष्य को प्राप्त करना। लेकिन इसके बावजूद हम बताएंगे, लेकिन इसके बावजूद राज्य ने कल्याणकारी आदर्श को छोड़ा नहीं है। यदि हम मूल ढांचे की भी बात करें तो मूल ढांचे में भी कल्याणकारी स्वरूप को मूल ढांचा माना गया है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही राज्य समय समय पे डीपीएसपी को लागू करने का प्रयास कर रहा है ताकि सामाजिक आर्थिक न्याय को प्राप्त किया जा सके। और यहां पे आप कुछ योजनाओं का जिक्र कर सकते हैं, जैसे मनरेगा हो गया, इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गया, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे कई सामाजिक कल्याण कार्यक्रम भारत के समाजवाद के अनुसरण का उदाहरण है। यानी वर्तमान परिस्थितियों में हम समाजवाद के लक्ष्य का बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो हमारा समाजवाद क्लियर हो गया। उसके बाद यदि हम पंथ निरपेक्षता की बात करें तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि भाई पंथ निरपेक्षता एक ऐसी अवधारणा है जहां पे राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा और प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका अनुसरण करने इत्यादि की स्वतंत्रता होगी। यानी धर्म के आधार पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, राज्य धर्म के प्रति तटस्थ भाव बना के रखेगा। यह होगी धर्मनिरपेक्षता। फिर हम चुनौतियां बताएंगे कि भाई वर्तमान में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ रही है, सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है, हम ध्रुवीकृत राजनीतिक विमर्श की घटनाओं को देखते हैं, तो इनसे धर्मनिरपेक्षता को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं निश्चित तौर पर। ये चुनौतियां हो गई। उसके बाद हम बताएंगे कि धार्मिक सद्भाव को सुनिश्चित करने और व्यक्तिगत अधिकारों के
सुरक्षा के लिए धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को बनाए रखना जरूरी है। और इसके लिए सरकार और इसके लिए जो हमारी न्यायपालिका है वो प्रयास भी कर रही है। यदि आपको याद है तो आप एक लाइन में लिख दो कि भाई जैसे एसआर बोम्बईवाद में धर्मनिरपेक्षता को मूल ढांचे में शामिल कर दिया गया है, यानी धर्मनिरपेक्षता को हमारे संविधान का मूल आधार घोषित कर दिया है। संसद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती और संसद या सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम है या जो भी प्रयास हैं वो किसी विशिष्ट धर्म के लिए नहीं चलाए जा रहे, बल्कि वो देश के सभी लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं जो अपने आप में धर्मनिरपेक्षता का एक आधार प्रदान करते हैं। चुनौतियां हैं, लेकिन पूरी तरीके से हमने एक तरीके से धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना को खोया नहीं है। हाँ, चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन हम उससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने बताया कि जैसे ये था ना कि क्या वर्तमान परिस्थितियों में इनका बचाव किया जा सकता है, तो वर्तमान परिस्थितियों में धर्मनिरपेक्षता का बचाव करने का प्रयास किया तो जा रहा है कई मायनों में न्यायपालिका द्वारा, जिसमें हमने मूल ढांचे की बात कर दी। उसके बाद चौथा विश्लेषण है लोकतांत्रिक, यानी लोकतंत्र एक राजनीतिक प्रणाली है जहां सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है, जो राजनीतिक समानता और बहुमत के शासन के सिद्धांतों को सुनिश्चित करते हैं। भारत के संदर्भ में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की भी बात की जानी चाहिए। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां नियमित चुनाव होते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका है और जीवंत नागरिक समाज है। तो हमने देख लिया लोकतंत्र की पृष्ठभूमि। फिर हम चुनौतियां बता देंगे। हालांकि लोकतांत्रिक मूल्यों का शरण हो रहा है, मीडिया की स्वतंत्रता और सत्ता के संकेंद्रण के बारे में चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। कुछ आलोचकों के द्वारा संस्थाओं की गरिमा का ह्रास हो रहा है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। और हम बताएंगे कि समय के साथ साथ हम इन संस्थाओं में सुधार भी कर रहे हैं, है ना, इनको निष्पक्ष बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। और इसका लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लोकसभा चुनाव 2024 स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ किया गया। सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ने अपनी हार या जीत को निष्पक्ष तरीके से स्वीकारा। तो ये लोकतंत्र ही तो है। यानी वर्तमान परिस्थितियों में कुछ चुनौतियां जरूर हो सकती हैं लोकतंत्र के सामने, लेकिन हम इन परिस्थितियों में लोकतंत्र का बचाव करने में सफल रहे हैं। तो ऐसे में यहां तक आते आते हमने अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द से जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा करें। तो हमने प्रत्येक विशेषण पे चर्चा कर दी। साथ ही वर्तमान परिस्थितियों में क्या उनका बचाव किया जा सकता है, तो हमने बताया, वर्तमान चुनौतियां बता दी हर एक विशेषण की, चाहे प्रभुत्व संपन्न की चुनौतियां हो, चाहे समाजवाद की हो, चाहे पंथ निरपेक्षता की हो, चाहे लोकतंत्र की हो। और यह बता दिया कि ये चुनौतियों के सामने हमने एक तरीके से हम नतमस्तक नहीं हुए, बल्कि हम इन चुनौतियों से उबरने का प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारे गणतंत्र के विशेषण हैं, हम इनका संरक्षण करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और फाइनली हम निष्कर्ष में लिखेंगे कि प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द से जुड़े विशेषण वर्तमान परिस्थितियों में चुनौतियों के बावजूद आज भी बचाव योग्य बने हुए हैं। दिए गए उदाहरण इन मूल्यों को बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जो संविधान का एक महत्वपूर्ण आधार है। यानी हम इन चारों विशेषणों की बात करें तो ये चारों विशेषण भारत के संविधान निर्माताओं की आकांक्षाएं हैं। और यदि इन विशेषणों से कुछ समझौता होता है तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान की आत्मा विनष्ट हो जाएगी। तो ऐसे में हमारी सरकार के द्वारा, अलग अलग सरकारों के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं इन विशेषणों के संरक्षण के, तो चाहे फिर वो कोई भी विशेषण हो, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन काफी टेक्निकल था। इस क्वेश्चन में मुझे याद है मेरे जो साथ में मेंस लिखने वाले थे उस साल इस क्वेश्चन में खाली प्रस्तावना के सारे विषय, मतलब गणतंत्र के विशेषण के साथ साथ न्याय, स्वतंत्रता, मतलब पूरी प्रस्तावना की व्याख्या कराए थे। नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे क्वेश्चन को समझने से। यानी वर्तमान परिस्थितियों में क्या इन विशेषणों का बचाव संभव है वो हमें दिखाना पड़ेगा। भले ही आप एक दो एग्जाम्पल से दिखा दो, एग्जामिनर को यह समझना चाहिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है और आप उस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर लिख रहे हो। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में ना आप ड्राफ्ट वगैरह भी बना, मतलब ये क्या कहते हैं, इनको डायग्राम वगैरह भी बना सकते हैं कि जब आप विशेषण की चर्चा करें ना तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं कि जैसे गणतंत्र है ना, तो गणतंत्र है तो इसका एक विशेषण ये होगा,
एक विशेषण, मतलब शुरू में आप इस तरीके का या और भी आप खूबसूरत सा कोई ड्राफ्ट बना, ये डायग्राम बना सकते हैं जिससे आपका आंसर थोड़ा अलग सा दिखेगा एग्जामिनर को। बाकी फिर कंसेप्ट और क्वेश्चन की डिमांड को तो आपको पूरा करना पड़ेगा। भले ही आप दुनिया भर के डायग्राम बना दो, लेकिन यदि डिमांड पूरी नहीं करोगे क्वेश्चन की तो फिर आंसर नहीं मिलेंगे। आशा करती हूं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, आप लिखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करो। ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए ही लाया गया है ताकि आंसर राइटिंग में आपका जो डर है वो खत्म हो सके और आप समझ सके कि क्वेश्चन आखिर कैसे डील करने होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप बेहतर तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अर्जुन बैच शुरू हो रहा है 10 अगस्त से। आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। 10 अगस्त शाम 6 बजे से बैच शुरू हो रहा है। 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये बेसिक टू एडवांस लेवल का एक फाउंडेशन बैच है जिसमें प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू हर एक स्तर की प्रिपरेशन इंक्लूड है। इसमें सी सेट, करंट अफेयर, ऐसे सब कुछ इंक्लूड है। तो देर किस बात की, फटाफट जाएं स्टडी IQ की ऐप वेबसाइट पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे। आशा करती हूँ परिचर्चा अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। धन्यवाद, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।